आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यानी कि झारखंड टीएनएस सेकेंड राउंड एग्जाम नवंबर जो कि 2025 में आपका होना है, उसके लिए यहां पर मैं 22 सिलेबस पर्यावरण ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट लेकर के आया हूं। और इसमें जो भी प्रश्न मैं लाया हूं एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये देखिए, सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या फर्स्ट आप देखेंगे, प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जी हाँ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कार्बेट नेशनल पार्क है, या टचिक वन्य जीव अभ्यारण्य है, या सिमलीपाल नेशनल पार्क है, या कन्हा नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क क्या है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न लाया है, और 30 प्रश्न का आंसर आप भी साथ साथ करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 30 में से आपका कितने प्रश्नों का आंसर सही हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या सेकेंड देखेंगे, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, तो भारत में गिद्धों की कमी का अधिक प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो कारण जो है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? विषाणु संक्रमण होगा, या जानवरों को दर्द निवारक देना होगा, या जीवाणु संक्रमण होगा, या जानवरों को स्ट्रोजन इंजेक्शन देना होगा। तो इसका आंसर जो होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, जानवरों को दर्द निवारक देना होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, ये रहा 3 नंबर। कैबुल, प्रश्न है कि कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहां पर है? ठीक है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहां पर है प्यारे साथियों? त्रिपुरा है, या मेघालय है, या मणिपुर है, या मिजोरम है। तो इसका आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 4, ये रहा स्क्रीन पे, करा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो संकटापन जो जीव होता है या प्रजाति होता है, उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड मतलब लाल, यानी कि लाल रंग का यहाँ पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 5 नंबर, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। तो किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? अभी इससे पहले हम लोग प्रश्न किए, उसमें हम लोग पढ़े संकटापन। तो संकटापन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट होगा। इसके बाद है टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्यारे साथियों, इसका आंसर कीजिए, टाइगर परियोजना। ठीक है, तो टाइगर परियोजना जो है यहाँ पर आपका 1973 में, या 2001 में, या 1901 में, या 1995 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? प्रकृति का रेडार माना जाता है, तो किसे माना जाता है? गिद्ध को, या चमगादड़ को, या दरियाई घोड़ा को, या व्हेल मछली को। तो इसका आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 8 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न जो है सीटेट और जेटेट में आपका पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। नियमन में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की
करती है, देखभाल करती है, WHO करती है या पेटा करती है या UNO करती है या WWF करती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, WWF हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का मतलब होता है नेशनल पार्क और अभयारण्य ना। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या बिहार। तो प्रश्न को एक बार और समझिए। देखिए, राज्य को चुनिए मतलब उस राज्य का नाम चुनना है जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है। तो वो कौन सा राज्य में है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश में, MP में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट नंबर 10 कह रहा है कि गिर का, प्रश्न समझिएगा, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है, झारखंड में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या असम में? तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह राज्य में स्थित है, मतलब गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा कि भारत में जंगली गधे मतलब घोड़खूर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे के बारे में पूछ रहा है। तो जंगली गधे जो है भारत में किस वन में पाया जाता है? तो यहाँ पर है सुंदरबन, कच्छ के रण, थार मरुभूमि या असम के जंगल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कच्छ के रण में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है TNA एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों? सुंदरबन, गिरिवन या नंदन कानन में या मानस वन में? तो इसका आंसर जो है देखिए, सु से सुंदरी हो जाएगा और सु से सुंदरबन, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 13 नंबर कह रहा है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, वो क्या है? उभयचर मतलब एम्फीबियन है या बोनीफिश है या सततधारी मैमल है या शार्क है? तो इसका आंसर की बात करें तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आप 3 याद रखिएगा, मैमल है मतलब स्तनधारी कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ठीक है, जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, जैव विविधता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? प्रश्न समझिएगा, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ओडो पैरो ने किया था या डी कॉर्स्ट्री ने किया था या वाल्टर जी रोसेन ने किया था या DR ब्रिटिश ने किया था? तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वाल्टर जी रोसेन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद प्रश्न 16 नंबर, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियां पर फैला हुआ है? ठीक है, गारो पहाड़ियां पर फैला हुआ है जैव भंडारों में से। तो ये जैव भंडार का नाम दिया गया है और इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है कौन सा? तो गारो पहाड़ियां पर फैला हुआ है कौन सा प्यारे साथियों? अगस्त्या मलाई या नोकरेक या दिहांग देबांग या माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नोकरेक। ठीक है, नोकरेक जो है ये एक जैव भंडार है जो कि कहां पर फैला हुआ है? तो नोकरेक
पहाड़ी पर फैला हुआ है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 17 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और इसका आंसर कीजिएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्या है, नियोन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फ्रियोन है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी कि फ्रियोन जो है इसका शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। जैव निम्नकरणीय कौन सा हो जाएगा, रबर होगा या प्लास्टिक होगा या पॉलीएथीन होगा या पारा मतलब मरकरी होगा। तो जैव विविधता का मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव निम्नकरणीय का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैव निम्नकरणीय का मतलब जिसका अपघटन हो सके। तो प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा समय लगता है। पॉलीथीन का भी वही बात है, पारा का भी वही बात, लेकिन रबर का जो है इसका बहुत जल्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट आंसर। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ठीक है, तो SO2 जो है प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, ब्रायोफाइट का या लाइकेन का या सेवाल का या टेरिडोफाइट का। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड लिखा गया है यहाँ पर, फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तो वो कौन सा जो जल स्रोत है जिसमें फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, नदी जल या तालाब जल या वर्षा जल या भूमिगत जल। तो प्यारे साथियों, भूमिगत जल जो है आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 21, गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील, देखिए यहाँ पर ज्वलनशील गैस है। गोबर गैस में ज्वलनशील गैस कौन सा है ये पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या हाइड्रोजन या प्रोपेन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 22, श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है। तो यहाँ पर कौन सा गैस रहती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है श्वसन क्रिया के दौरान। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 8% या 12% या 4% या 16%। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 23 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे साथियों, औद्योगिक उत्पादन है या परिवहन है या ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग है या ठोस अपशिष्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसको जलाने पर निकलेगा, औद्योगिक उत्पादन से निकलेगा या परिवहन से निकलेगा या ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग से निकलेगा या ठोस अपशिष्ट से निकलेगा। तो सबसे ज्यादा यदि ईंधन में से कार्बन डाइऑक्साइड यदि उत्पन्न होगा तो ईंधन के रूप में जलावन जो उपयोग करेंगे उससे होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 24, एरोसोल है। देखिए एरोसोल जो है वो क्या है, मतलब किसको कहेंगे एरोसोल, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ है या हवा में उपस्थित प्रदूषण गैस है या हवा में उपस्थित छोटे धूलकण है या हवा में उपस्थित हरित गैस है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ जो है उसी को हम लोग एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये 25, बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण जो है होता है। तो बड़े शहर में किसका उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है, कॉपर या सीसा या क्रोमियम या कैल्शियम। तो प्यारे साथियों, इन निम्न में से आपका सीसा की उपस्थिति होने के कारण, निम्न की बात कर रहे हैं हम, ऐसे तो आपका और ऐसे कुछ चीजें होती है जिसके कारण शहरों में प्रदूषण फैलता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आपका सीसा होगा। इसके बाद 26 नंबर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड
कि वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके कारण वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आखिर उसका क्या कारण हो सकता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या दम घुटने लगती है, या यह एक विषैली गैस है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका देखिए सबसे यदि अच्छा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ऑक्सीजन नहीं मिलती है इसलिए दम घुटने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट होगा। प्रश्न हम लोग देखेंगे ना नेक्स्ट नंबर। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो प्यारे साथियों निम्न में से कौन सा नहीं है? मीथेन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक विषैला गैस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 28। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जी को हम लोग धोते हैं काटने के बाद, तो उसमें कुछ विटामिन होता है, तो कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो निकल जाता है? विटामिन ए होता है, या विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन ई? तो प्यारे साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब विटामिन सी आपका सब्जी को काट करके धोने पर निकल जाता है। इसके बाद है 29 नंबर। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ संविधान से प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट 30 नंबर। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तालाब है, झील भी है, डेल्टा भी है, ये द्वीप नहीं है। द्वीप क्यों नहीं है? क्योंकि द्वीप जो होता है प्यारे साथियों, ये समुंदर के मतलब द्वीप जो होता है इसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में द्वीप होता है, ठीक है। तो ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।